नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की जो अपनी श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला में अपन समास के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे थे। जो अपना प्रकरण था वो था समास, और समास के बारे में अपन पढ़ चुके थे। पूर्व में अपनी कक्षाएं हो चुकी है, जिसमें समास के सामान्य परिचय से संबंधित अपनी एक कक्षा हुई थी। और उसके बाद जो भेद थे, भेदों में से जो प्रथम भेद था अव्ययी भाव समास। समास का जो प्रथम भेद था वो था अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास के बारे में अपन पढ़ चुके थे। और इसके भी दो भेद अपन जाने थे, जिसमें से पहला था जिसमें प्रथम पद अव्ययी हो तो उसको बोला था पूर्व पद अव्यय समास। ठीक है दोस्तों। और इसका जो दूसरा भाग था या दूसरा भेद था वो था नाम पद अव्यय समास। प्रथम पद जिसका अव्यय हो उसके बारे में अपन बात कर रहे थे, जैसे यथा क्रम। ऐसा सामासिक पद जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय मतलब जिसका लिंग वचन कारक के अनुसार कोई रूप उसके रूप में बदलाव नहीं हो तो उसे कहेंगे अव्यय। और जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, और वही पद क्या हो, प्रधान हो, तो उसे कहा गया अव्ययी भाव समास। जैसे बात करें यथा क्रम, तो इसमें था क्रम के अनुसार। क्या दोस्तों? क्रम के अनुसार। और इधर बात करें नाम पद में, तो नाम पद में था कि जिसका प्रथम पद क्या हो, नाम अर्थात संज्ञा हो। क्या हो? संज्ञा हो। इसमें जबकि जिसकी मुख्य विशेषता थी वो थी कि प्रथम पद कौन सा होना चाहिए, अव्यय। लेकिन अगर नाम होगा तो प्रथम पद अव्यय नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। नाम है, संज्ञा है, तो संज्ञा किसके अनुसार बदलेगी? क्रिया के अनुसार की बदलेगी, लिंग के अनुसार भी बदलेगी। ठीक है दोस्तों। तो जब नाम हो जाएगा तो अव्यय न होगा, अव्यय नहीं होगा तो ये किसमें चला जाएगा? अपवादों में चला जाएगा। जैसे ही बात कर रहे थे अपन क्रमानुसार। ठीक है दोस्तों। क्रमानुसार में जो क्रम है, प्रथम पद है, ये अव्यय नहीं है। क्या नहीं है? अव्यय नहीं है। इसका भी विच्छेद वो विग्रह क्या होगा? वो होगा क्रम के अनुसार, श्रृंखलाबद्ध क्रम के अनुसार। परंतु फिर भी इसमें कौन सा समास होगा? वो होगा अव्यय समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो है नाम पद है, इसमें जो संज्ञा है वो है प्रथम नाम पद होगा, और उसके बाद जो दूसरा पद है अव्यय है। फिर भी इसमें क्या कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और इससे अव्ययी भाव समास का अपवाद अपन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अपवाद कहेंगे। उसके बाद इसी दूसरे भाग में एक और विशेषता थी, वो थी पुनरावर्ती। माफ कीजिए, पुनरावर्ती शब्द। अब ये पुनरावर्ती शब्द कौन से हो? ये पुनरावर्ती शब्द कौन से होने चाहिए? ये संज्ञा शब्द होने चाहिए। यदि संज्ञा शब्द नहीं होंगे तो वो पुनरावर्ती, ये विशेषण या विशेष्य से संबंधित होंगे या फिर होंगे सर्वनाम से संबंधित, तो वो चले जाएंगे कर्मधारय समास में, और वो अपन पढ़ेंगे आगे। बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको। और जो भी है विग्रह है, विग्रह का आप विशेष ध्यान रखें। विग्रह करना अगर आपको अच्छे से आ गया है, किसी भी जो पद है सामासिक पद, उसका अर्थ जानने का प्रयास करें और उसके बाद उसका क्या करें? विग्रह करें। यदि आप विग्रह सही तरीके से कर पा रहे हो तो आप समास को आसानी से पहचान पाओगे। अन्यथा इसमें ऐसी कोई सी भी ट्रिक नहीं है कि जिसके माध्यम से आप किसी समास को निकाल सको। यदि आपको कहीं से कोई ट्रिक प्राप्त हो रही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके आधार पर आप प्रत्येक सामासिक पद को सही नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। तो बस यही पढ़ने का यही तरीका रखें समास को, कि आप एक एक करके इनको पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और एक एक जो पद है उसका अर्थ जानने का प्रयास करें और फिर उनका विग्रह करें। विग्रह करने के बाद ही समास निकालें, तो आपका जो समास होगा या समास से संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न आएगा वो निश्चित दावे के तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपका वो क्या होगा? सही होगा। तो अपन समास के दूसरे भेद की बात करते हैं, और जो दूसरा भेद है समास का वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अपन बात करते हैं, और तत्पुरुष समास की जो परिभाषा थी उसके बारे में अपन पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास पद में प्रधानता के आधार पर बात करें
पद प्रधानता के आधार पे, तो वो है तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होगा। कौन सा दोस्तों? दूसरा पद प्रधान होगा। और अव्ययी भाव समास था, उसमें कौन सा पद प्रधान था दोस्तों? उसमें पद प्रधान था, प्रथम पद प्रधान था। और वो पद कौन सा था? अव्ययी पद था। और उस प्रकार सामासिक या जो सामासिक युक्त पद हुआ अव्ययी भाव समास में, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो पद कौन सा था? वो हुआ अव्यय पद। जो सब पूर्ण पद होगा या संपूर्ण पद या सामासिक पद होगा अव्ययी भाव समास में, वो भी अव्ययी होगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं तत्पुरुष समास की। इसकी विशेषताओं की बात करें कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो। कौन सा? उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद प्रधान हो, वो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। तत्पुरुष समास के क्या कुछ भेद हैं, तो उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसका पहला भेद की बात करूं मैं, भेदों की अपन चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला भेद है वो है लुप्त। ऊपर से लिखता हूं ताकि सभी भेद देखे करके आ जाएंगे। लुप्त कारक तत्पुरुष समास। कौन सा दोस्तों? लुप्त कारक तत्पुरुष समास। जैसे कि नाम से ही अपने को ज्ञात हो रहा है कि क्या लुप्त होगा? लुप्त होगा कारक। कारक चिन्हों का अपन क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। मतलब कारक जो विभक्तियां हैं, विभक्ति चिन्हों का अपन क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। अब कारकों की बात आ गई। किसकी? कारकों की बात आ गई। तो कारकों की अपन बात करें तो कारक है संबोधन सहित 8 कारक हैं। हिंदी में संबोधन सहित 8 कारक है, लेकिन तत्पुरुष समास में अपन लेंगे 6 ही भेद लेंगे इसके। तो इसके जैसे पहला भेद था, यह है लुप्त कारक तत्पुरुष समास। इसमें 6 इसके जो भेद हो जाएंगे वो जाएंगे 6 उपभेद हो जाएंगे, उपभेद हो जाएंगे। और इसमें से जैसे होगा, जो प्रथम विभक्ति है उसको छोड़ देंगे, कर्ता जो कारक था उसको अपन छोड़ेंगे, और जो संबोधन है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो 6 कारक हैं, विभक्तियां हैं, उनका अपन लोप करेंगे, और वही इसमें क्या है? उपभेद है। जैसे मैं बात करूं होगा कर्म तत्पुरुष समास। तो इसका चिन्ह की बात करें तो इसका जो विभक्ति चिन्ह था वो होता है को। ठीक है दोस्तों, कर्म, और जो दूसरा इसका उपभेद होगा वो होगा करण तत्पुरुष समास। तो इसका जो है विभक्ति चिन्ह है से या फिर द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा हुआ संप्रदान तत्पुरुष समास। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होगा संप्रदान के लिए, इसका विभक्ति चिन्ह भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं विभक्ति चिन्हों का क्या करना है? लोप करना है। इसीलिए क्या हुआ? इसका नाम लुप्त कारक तत्पुरुष समास। इसके कितने उपभेद हैं? वो होंगे 6, जिसमें से पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह होगा को। ठीक है, उसके बाद करण होगा, संप्रदान होगा, अपादान होगा, अपादान, और अपादान का होगा से या फिर अलग अर्थ में। से होगा वो होगा अलग अर्थ में, ये होगा चौथा। और पांचवा होगा वो होगा संबंध। कौन सा दोस्तों? संबंध। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होगा का, के, या फिर की, या फिर रा, रे, री इत्यादि। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद बात करते हैं, लास्ट होगा इसका छठा, और होगा अधिकरण। कौन सा दोस्तों? अधिकरण। तो क्या होगा? में या फिर पर। किस पर? में या फिर पर। ये विभक्ति चिन्ह है, इन्हीं विभक्ति चिन्हों का क्या करना है? अपने को लोप करना है। इस प्रकार अपन ने बात करी तत्पुरुष समास में पहला भेद है वो होगा लुप्त कारक तत्पुरुष समास। और इसके जो उपभेद होंगे वो 6 होंगे, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष, और इसका विभक्ति चिन्ह होगा को। इसका अपन क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा इसका उपभेद है लुप्त कारक तत्पुरुष का, वो है करण। जो भी कारक हैं उन कारकों में से जो प्रथम
कारक होगा कर्ता कारक, और जो संबोधन है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो अन्य 6 बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष, जो लुप्त कारक तत्पुरुष समास है उसके उपभेद हो जाएंगे। इन सभी उपभेदों का अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले एक बार जो तत्पुरुष समास है उनके सभी भेदों को अपन समझ लेते हैं, और उसके बाद जो बात करेंगे वो इसके उपभेदों की करेंगे। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें, या फिर इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ठीक है। पहला हो गया लुप्त कारक तत्पुरुष समास। उसके बाद अपन बात करते हैं इसका जो दूसरा भेद होगा वो होगा मध्यलोपी तत्पुरुष समास। पहले की अपन बात कर चुके हैं और दूसरे की बात करते हैं, वो होगा, इनके बारे में सामान्य जानकारी अपन ले लेते हैं और एक एक करके इनको विस्तृत अपन पढ़ते हुए चलेंगे और सभी उदाहरणों के साथ समझते हुए बात करते हैं दूसरे की। मध्य पद लोपी दूसरा इसका भेद होगा। पहला भेद है लुप्त कारक तत्पुरुष समास, और इसके अपन ने उपभेद जो देखे वो देखे 6 वो कारकों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करते हैं दूसरे भेद की, वो होगा मध्य पद लोपी, अर्थात मध्य में कोई पद होगा उसका क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा। इसमें क्या कर रहे थे, कारक चिन्हों का लोप कर रहे थे, परंतु कारक चिन्हों के साथ साथ मध्य में और भी जो पद होंगे उन सभी पदों का लोप कर देंगे। इस प्रकार का जो तत्पुरुष समास होगा वो होगा मध्य लोपी तत्पुरुष समास। और इस प्रकार के जो भी सामासिक पदों के उदाहरण होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। इसकी परिभाषा इस जैसे ही मैंने अभी बता दी आपको, जो वो होगा कि कारक चिन्हों के साथ साथ, क्या, कारक चिन्हों के साथ साथ, कारक चिन्हों के साथ साथ क्या है, मध्य में जो भी पद होंगे, मध्य में जो भी पद होंगे उनका क्या हो जाएगा, लोप। इसीलिए इसका नाम क्या है, मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे बात करें, एक उदाहरण से समझते हैं इसको, जलयान। अब बात कीजिए जलयान, आप ही सोचिए एक मिनट के लिए कि इसका पर जलयान का अर्थ क्या है। जलयान का अर्थ क्या है, जल का यान नहीं, यही तो अपन गलती करते हैं। एक बार सोचिए, यान यानी होता है चलने वाला, किस पर, जल पर चलने वाला यान। तो इसका विग्रह हुआ जल पर चलने वाला यान, अर्थात जलयान। तो अब देखिए इसमें विभक्ति चिन्हों की बात करें तो विभक्ति चिन्ह क्या है, पर। कौन सा है, पर, सप्तमी अधिकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो अपन लोप करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ देखिए चलने वाला, ये पद भी आ रहा है दोस्तों मध्य में। ठीक है, तो जैसे ये चलने वाला पद है इसके साथ साथ इसका भी लोप कर देंगे। तो यही देखिए कारक चिन्हों के साथ साथ क्या है, मध्य में जो भी पद होंगे उनका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। और इसी के आधार पर इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। इसके बारे में और विस्तृत अपन अध्ययन कर लेंगे। फिलहाल मैंने समझाने के लिए एक आपको उदाहरण लिखा है जिससे कि आपको समझ में आया होगा। इसकी सामान्य सी परिभाषा की बात करें तो वो हुआ कारक चिन्हों के साथ साथ क्या करेंगे, जो भी मध्य में पद आएंगे उनका क्या कर देंगे, अपन लोप कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, उदाहरण भी लिखा रहने दीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इसका जो तीसरा भेद है वो है उपपद तत्पुरुष समास। किसी भी समास का कोई भी भेद हो हिंदी में या कोई भी प्रकरण हो, उसका जो नाम होता है उसी नाम में क्या होता है, उसका अर्थ कहीं ना कहीं छुपा होता है। बात करें उप यानी होता है दूसरा पद। तो देखिए इसका अर्थ है दूसरा, और पद है, पद मतलब कोई दूसरा पद होगा वो तत्पुरुष समास होगा। अब दूसरे पद की बात करें जिसका दूसरा पद तो वैसे ही प्रधान हो वो तत्पुरुष समास है। तो इसमें है कि जिसका दूसरा पद स्वतंत्र न रह सके, क्या, दूसरा पद स्वतंत्र न रह सके। और वो किस प्रकार न रह सके भाई, अब देखिए इसको समझते हैं।
जलयान, जल को हटा दें, यान, यान मतलब चलने वाला कोई भी साधन हो गया यान, ठीक है। यान का अर्थ हुआ यहां साधन, लेकिन जल को हटा दिया तो भी यान का कोई ना कोई अर्थ है, परंतु इसमें क्या होगा, यदि पहले पद को हटा दें तो दूसरे पद स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसीलिए क्या है, प्रधान तो दूसरा पद ही होगा, प्रधान कौन सा होगा, दूसरा पद ही प्रधान होगा। परंतु इसमें होगा क्या कि अगर यदि पहले पद को हटा दे तो दूसरे पद का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, वो स्वतंत्र रहने लायक नहीं होगा। इसीलिए इस प्रकार के जो समासिक पद होंगे वो किस में जाएंगे, उपपद तत्पुरुष समास के जाएंगे। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे खेचर, खे को हटा दें तो चर का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए इसका विग्रह की बात करें, खे यानी होता है दोस्तों आकाश, खे का अर्थ क्या होता है, आकाश, और इसमें होगा आकाश में क्या है, चर यानी विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले वो क्या होंगे, खेचर होंगे, अर्थात पक्षी वगैरह सभी क्या है, खेचर है। उसी प्रकार जलचर हो जाएगा कि जल में जो विचरण करते हैं वो क्या है, जलचर, ठीक है। जलयान अलग है, चर का कोई विशेष चर स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, इसीलिए इसका नाम हुआ उपपद तत्पुरुष समास। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो इसका अन्य भेद है, जो तीसरा भेद है वो है, माफ कीजिए चौथा भेद है, वो है नय तत्पुरुष समास। इन सभी के बारे में अपन एक एक करके चर्चा करते हुए चलेंगे। नए तत्पुरुष की बात करूं तो न के अर्थ में, किसके अर्थ में, न के अर्थ में, जिसका प्रथम पद क्या हो, न के अर्थ में हो, जैसे उपसर्ग होगा या फिर अन उपसर्ग होगा या फिर अन होगा, अन ये पूरा है, यहाँ न आधा है, या फिर जैसे उर्दू में बात करूं तो इसका ना उपसर्ग भी होगा, और ये है किसके, निषेध के अर्थ में, किसके, निषेध के अर्थ में इनका क्या है, उपयोग किया जाएगा, और इन्हीं के आधार पर इनका नाम पड़ा ने तत्पुरुष समास। यदि बात करें सामासिक पदों की बात करें तो उसके स्टार्टिंग में या प्रारंभ में जो होगा वो होगा अन या ना, इस प्रकार के क्या है अपने को दिखेंगे, लेकिन जब उनका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो वो न से प्रारंभ करेंगे। जैसे बात करें, उदाहरण लेते हैं एक अन्याय, दिख रहा है साहब, अन्याय, इसका विग्रह होगा न न्याय, मतलब जिसके साथ न्याय नहीं हो, निषेध के अर्थ में, तो इसका विग्रह किससे करेंगे, न से, इसीलिए इस तत्पुरुष समास का नाम पड़ा ने तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका एक और भेद है, लास्ट है, वो है इसका भेद, पांचवा भेद है, वो है दोबारा लिख देता हूं, अलुक तत्पुरुष समास, दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। लुक तत्पुरुष समास की बात करें तो वो होगा सामासिक पद में विभक्तियों का लोप नहीं होता है। इस समास में क्या होता, अपन ने देखा कि विभक्तियों का लोप, विभक्ति चिन्ह है वो सभी विभक्ति चिन्हों का लोप करने के बाद सामासिक पद बनाएंगे और इसे ही क्या कहेंगे, समास कहेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होगा। अब नहीं होगा से तात्पर्य यह नहीं है कि बिल्कुल उसका लोप नहीं होगा, लोप होगा, यह समझा देता हूं। जैसे बात करें युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर, इसका विग्रह करें तो होगा युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है दोस्तों, युद्ध में स्थिर रहने वाला मतलब युधिष्ठिर। अब देखिए इन सबका लोप तो हो जाएगा, जो सामासिक पद बनेगा वो भी क्या बनेगा, युधिष्ठिर ही बनेगा। परंतु एक बार देखिए आप इसको, युधिष्ठिर को पढ़ के देखिए, युधिष्ठिर में ही कहीं ना कहीं छुपा है विभक्तियां, कहां छुपी है, युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाला, साफ साफ दिख रहा है। इसी प्रकार इसलिए दिखने में लोप तो कर देंगे, परंतु इस शब्द में कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगी विभक्ति, इसीलिए इसको कौन सा तत्पुरुष समास कहा गया, अलुक तत्पुरुष समास कहा गया, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है, कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसमें विभक्ति चिन्ह मौजूद होता है। इसीलिए जैसे युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा अलुक तत्पुरुष समास होगा। एक बार इन सब भेदों को आप लिख लें, तत्पुरुष समास के जो भी भेद हैं इसकी विशेषताएं आप नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है। तो आज अपन ने अध्ययन करा, वो किस किस के बारे में करा, वो करा तत्पुरुष समास की विशेषता अपन ने देखी। उसके बाद जो इसका पहला भेद था वो था लुप्त कारक तत्पुरुष समास। अब लुप्त कारक तत्पुरुष समास से तात्पर्य हुआ कि जिसमें कारक अपने कारक हैं, उनके जो विभक्ति चिन्ह हैं, उन सभी का लोप करने के बाद जो समास होगा अपने तत्पुरुष समास, वो होगा लुप्त कारक तत्पुरुष समास। इसके कितने भेद उपभेद थे, वो है 6 उपभेद। इनका अपन आगे वाली क्लास में एक एक करके अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट था इसका, वो था मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। मतलब मध्य वाले जो पद हैं विभक्ति चिन्हों के साथ साथ जो मध्य पद है उसका भी क्या कर दें अपन, लोप कर दें। तीसरा था उपपद तत्पुरुष समास, मतलब दूसरा पद स्वतंत्र न रह सके। उप यानी उप का अर्थ होता है यहाँ दूसरा। इस उप की बात करें तो उप का अर्थ होता है दूसरा पद तत्पुरुष समास, अर्थात दूसरा पद स्वतंत्र न रह सके। मतलब इसका जो दूसरा पद है ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड होगा, प्रथम पद पर डिपेंड होगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, उपपद तत्पुरुष समास कहा गया। बात करें नए तत्पुरुष की, नए तत्पुरुष में बोले तो इसमें है निषेधवाचक होगा। कौन, ये न, और उसमें जो यूज होगा वो होगा अ, अन उपसर्गों का। और जो अ का किस जगह होगा और अन का किस जगह होगा, वो जब अपन पढ़ेंगे नए तत्पुरुष उस समय अपन विस्तृत इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करते हैं लुक तत्पुरुष समास की। तो इसमें है कि विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर विभक्ति चिन्हों का लोप दिखेगा, परंतु इसमें देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं विभक्ति चिन्ह इसमें मौजूद होगी। इसीलिए इसको कहा गया लुक तत्पुरुष समास। तो आज अपन ने जो चर्चा करी वो इस प्रकार थी। तत्पुरुष के जो सामान्य जो भेद थे उनके बारे में सामान्य अध्ययन अपन ने किया है। कल से अपन जो स्टार्ट करेंगे, कल की जो कक्षा होगी, नेक्स्ट कक्षा वो होगी लुप्त कारक तत्पुरुष समास से संबंधित। और ऐसे करके 1 या 2 क्लास में अपन इनको अच्छे तरीके से एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो दीजिए इजाजत आने वाली कक्षा तक, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।